जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योजनाओं से संबंधित, अर्थात भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई हैं गांव के विकास करने के लिए और इस राज्य तथा देश के विकास करने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम योजनाओं की बात क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 24 जुलाई को लेखपाल का पेपर होने वाला है, तो लगभग 2.5 लाख बच्चों ने लेखपाल के पेपर देने के लिए फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है। तो लगभग 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे। उसमें से 8,000 के आसपास वैकेंसी है, यानी कि जो कंपटीशन है काफ़ी टफ कंपटीशन है। तो उसके लिए अगर हम सिलेबस देखें तो लेखपाल के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? वो है आपके मैथ, हिंदी, जीएस और ग्रामीण परिवेश। तो मैथ और हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो मैथ हिंदी से आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और ग्रामीण परिवेश तथा जीएस से भी 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने के? 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से कि मैथ्स और हिंदी से आप 25 क्वेश्चन में 23-24 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण परिवेश और जीएस की। तो आपको पता है कि इसमें कंपटीशन टफ होगा, तो कम से कम आपको मिनिमम 85 प्लस जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ मार्क्स लाने होंगे। और ये मार्क्स कब आ पाएंगे? जब आपके 3 सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। कौन कौन से? मैथ, हिंदी और ग्रामीण परिवेश। क्योंकि आपको पता है कि जीएस एक महासागर है और यहाँ से आपके 18-20 नंबर ला देंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं यहाँ से। तो आपके हिंदी और मैथ्स में तो आसानी से आ सकता है थोड़ा मेहनत करने के बाद। लेकिन बात आती है ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा सिलेबस है ग्रामीण परिवेश की, हमें उसे देखना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या क्या देखना होगा? पहले तो गाँवों का विकास कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो गाँव का विकास हुआ है तो गाँव के विकास संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए होंगे, तो उस कार्यक्रम के बारे में जानना होगा। कार्यक्रम के बाद कुछ योजनाएँ भी लाई गई होंगी, तो योजनाओं के बारे में देखना होगा। और फिर जब योजनाएं लाई जाएंगी, कार्यक्रम लाए जाएंगे, तो हमें उसके बारे में देखना होगा कि ये कितना सफल हो रहा है। उसके लिए हमें उसके लिए शोध प्रणालियाँ विकसित करनी होगी। तो हमें ग्राम विकास शोध प्रणालियों के बारे में पढ़ना होगा। फिर हमें ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना होगा, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। फिर ग्रामीण में सामाजिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में देखना होगा। और गांव में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? कृषि। और कृषि किस पे होती है? भूमि पे होती है। अर्थात में भूमि सुधार और भूमि विकास कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में देखना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? भारत में स्थानीय लेवल पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो हमें इसके बारे में देखना होगा। तो ये कुछ सिलेबस है आपके ग्रामीण विकास के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ आपका ग्रामीण परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है योजनाएं। और योजनाओं के में पढ़ना होगा तो योजनाओं को हम 2-3 तरीक़ों से पढ़ेंगे। पहले हम योजनाएं पढ़ेंगे कैसे? कुछ योजनाएं जो आपकी देश के स्वतंत्र होने से पहले लाई गई थी, जैसे आदर्श ग्राम योजना हो गया, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान हो गया, सेवा ग्राम योजना हो गया, गुड़गांव योजना हो गया। तो ये सब क्या योजनाएं हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, उसके बारे में देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं इसी योजनाओं के बारे में देखना होगा। तो योजनाएं कितनी प्रकार की योजना आती हैं? तो सबसे पहले गांव के विकास के लिए योजना आएंगी। तो गांव के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो गांव में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कृषि क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से। तो यदि एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है तो हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा, कृषि पे हमें फोकस करना होगा। तो हमें कृषि पे फोकस करने के लिए हमें जो योजनाएं लानी होगी, वो कैसे लानी होगी? कृषि से संबंधित योजना लानी होगी, जिससे कृषि का विकास हो। अब कृषि कार्य करता कौन है? तो कृषि कार्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं हमारे जो फार्मर होते हैं, वो करते हैं कृषि कार्य, अर्थात जो किसान होते हैं। तो कृषि के साथ साथ किसानों के लिए भी योजना लानी होगी, जिससे किसानों का विकास हो। जब किसानों का विकास होगा तभी किसान कृषि कार्य करेंगे, और जब कृषि कार्य होगा तो यहाँ पे खाद्य की अर्थात भोजन की कभी कमी नहीं होगी, तो देश भी विकास करेगा। तो पहला योजना क्या होगा? कृषि से संबंधित योजना होगा। कृषि से संबंधित योजना में क्या क्या आ जाएगा? कृषि के सिंचाई के लिए योजना जो आ जाएगा, कृषि के फसल के लिए जो योजना आ जाएगा, क्योंकि फसल क्या होगा? फसल कभी कोई आप सुनते हैं बर्बाद हो जाता है, अर्थात फसलों की बीमा की आवश्यकता है कि फसल अगर बर्बाद हो जाए तो किसान कहाँ जाए? किसानों को तो काफ़ी नुकसान है। प्लस किसानों की जो आय कम है, आय को 2 गुना 3 गुना करने के लिए जो योजनाएं लाई जाएंगी, ये सब योजना। किसानों के स्वास्थ्य के लिए जो योजना लाई जाएंगी, वो सब योजना।
गांव के विकास के लिए जो योजना लाई जाएंगी वो सब योजना, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले मोदी जी ने बोला था कि योजना लाया था कि सभी सांसद क्या करें, अपने एरिया से किसी गांव को गोद लें और उस गांव का विकास करें। तो इन सब योजनाओं के बारे में हमें देखना होगा। तो आइए आज हम 5 योजना के बारे में बात करेंगे और आपके पेपर से पहले ग्रामीण विकास से जितनी योजनाएं हैं और इससे जितने भी सिलेबस में, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप इस एरिया से 20+ क्वेश्चन आसानी से कर सकें। तो आइए जो हमारा पहला योजना है वो है आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। अब पहला ही योजना कृषि संबंधित है, लेकिन कृषि संबंधित कैसा है, इससे 2 फायदे होंगे। पहले, अगर नहर प्रणाली का विकास क्यों किया जाएगा, नहर प्रणाली के विकास से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, सिंचाई जो सुविधा है उसे फ़ायदा मिलेगा, सिंचाई आसानी से हो सकती है। दूसरा क्या फ़ायदा होगा, पेयजल। तो आपको योजना पढ़ने से पहले जो योजना का नाम है उसी से आपको क्लियर कर लेना होगा कि योजना किस लिए लाया गया है। अब जहाँ पे सरयू नहर की बात की जा रही है तो योजना लाई गई होंगी 2 चीज़ों के लिए। पहला किस लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए, और दूसरा पेयजल के लिए। तो यानी कितना तो क्लियर होगा कि योजना में क्या कहना है। लेकिन योजना में आपकी 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती है। पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि योजना को लागू कब किया गया, योजना को लागू कहाँ से किया गया, योजना का उद्देश्य क्या है और योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा। तो देखते हैं। तो जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो बात आती है कहाँ से किया गया है, तो ये किया गया है बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। अर्थात सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को किया गया और कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। लेकिन ये कोई नया परियोजना नहीं है। इस परियोजना का उद्घाटन आपका 1978 अर्थात 1978 में जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था उसी समय बहराइच से इसको चालू किया गया था। अर्थात 1978 में बहराइच में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था और 1982 में इसको बलरामपुर सहित 9 जिलों में इसे क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अर्थात केवल बलरामपुर नहीं रहा, उसके साथ साथ 9 और जिले थे बलरामपुर के आसपास के, जिसमें इस योजना को फैलाया गया। लेकिन हुआ क्या, जब योजना को लागू किया गया तो कभी वित्तीय संबंधी प्रॉब्लम, कभी इसके लिए बजट नहीं पास होता था। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, ये योजना जो था सफल नहीं हो सका और योजना अभी तक 4 दशकों तक 1978 से लेकर के 2020 तक कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाया। इसलिए क्या किया गया, 2012 में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया और 2016 में क्या किया गया, इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर दिया गया। जिससे अब फायदा क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जब शामिल कर लिया जाएगा तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इसी के तहत बजट के द्वारा इसको देखा गया कि कुल लागत इसमें कितना आने वाला है, 9800 करोड़। और इस योजना को कैसे लागू करना था, तो इसमें क्या करना था, 5 नदियों को आपस में जोड़ना था। वो कौन कौन सी नदियाँ थी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। जो ये 5 नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से और बाणगंगा को रोहिणी से आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये बाणगंगा है, आप इसको ध्यान रखना, बाणगंगा ऐसे, ठीक है। ऐसे फ़ायदा क्या होने वाला था, इससे आपके 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई होती। अगर ये योजना जब सफल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई करने में आसान हो जाएगा। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 6200 से अधिक गाँवों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे कम से कम 29 लाख किसान रहते हैं। अर्थात 29 लाख किसानों को ये लाभ पहुंचाएगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन से हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 9 जिलों का इसका विस्तार कर दिया गया। तो कौन कौन से जिले हैं, वो है आपके बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। इसको याद करने का तरीका है कि आप इसको उत्तर प्रदेश के मैप को खोलिए और उत्तर प्रदेश के मैप के देखिए, सभी जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। इन 9 जिलों को लाभ मिलेगा।
अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नहर बनाया जा रहा है सरयू नहर, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 318 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन जो पूरी नहर प्रणाली है ये है 6623 किलोमीटर लंबी। और इसी को जब इस योजना का उद्घाटन किया गया, उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला था कि यह योजना जो है अटल बिहारी का योजना जो है नदी जोड़ो परियोजना, उनके इस सपने को पूरा करती है। और इस परियोजना के तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, और इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में घाघरा एवं सरयू नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे पहला बैराज बनाया जाएगा। और यह बैराज नेपाल से कितना दूर है, तो नेपाल सीमा से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि 2022 तक किसानों की आय क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। मेनली इसलिए सोचा गया क्योंकि इसलिए देश में लगभग 100 सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि किसानों की आय को हम बढ़ाने में मदद मिल सके, जिसमें से कि इस प्रदेश में 18 परियोजनाओं का चयन किया गया है, ठीक है। और उसमें से 17 परियोजनाओं का पूरा होने से प्रदेश के 22 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई आसानी से हो सकती है। तो ये था हमारा सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ से किया, बलरामपुर से किया। कब किया, तो 11 दिसंबर 2021 को किया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। कहाँ से किया था उन्होंने, बलरामपुर से किया था। और पहले भी क्या था, बलरामपुर ही था, सॉरी बलरामपुर नहीं, इंदिरा गांधी ने बहराइच से किया था और मोदी जी ने बलरामपुर से किया था। और 82 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इसमें ला दिया गया। 2016 में इसको क्या किया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण है। इससे फ़ायदा क्या होगा, किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने में सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आजकल पता है कि भारत का जो सामाजिक स्तर जो है वहाँ पे कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। आज भी कई सारे गांव में आप देखेंगे तो वहाँ पे महिलाओं अर्थात बच्चों में जो लड़की और लड़के हैं उनके बीच में भेदभाव किया जाता है। और ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इस वजह से क्या होता है, गांव में काफ़ी कुप्रथाएं जन्म ले लेती है, जैसे बाल विवाह, बालिकाओं के प्रति परिवार का नकारात्मक सोच, लिंगानुपात। जैसे कि आप सुनते होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि जो लिंगानुपात है उसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। क्यों होता है सब, क्यों कन्या भ्रूण हत्या हो जाता है, कन्याओं का भ्रूण हत्या होता है, इस वजह से और कम होता जा रहा है। तो ये सारी जो कुरीतियाँ फैल गई हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, महिलाओं का जो विकास है बहुत कम हो रहा है। और ख़ास तौर पे महिलाओं का जो जीवन संरक्षण है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इनसे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है आज भी कई गाँव में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को प्रारंभ किया जैसा कि आपने देखा है, सब मैंने नोट किया हुआ है। आपको मैं इस PDF को, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य द गोल बाय गौरव सर, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को प्रारंभ किया। इस योजना की जो घोषणा हुई थी, जो बजट 19-20 थी, उसी बजट में इसकी घोषणा की गई थी और 25 अक्टूबर 2019 को इसे प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ किया गया, तो 25 अक्टूबर 2019 को इसको प्रारंभ किया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो प्रदेश की बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना का संचालन कौन कर रहा है। तो इस योजना का जो संचालन कर रहा है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, अब कन्या अर्थात महिलाओं से संबंधित योजना है, तो इसका संचालन भी तो वही विभाग करेगा ना जो महिला से संबंधित होगा, अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अब बात आती है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो जो ये योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। जो कि गांव में क्या होता है, आप देखते हैं, कहते क्या रही है, तो लड़का है, ये लड़की है, लड़कियों को क्या करना है, पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा, इनको शादी के बाद वहीं जाकर के किचन में काम करना है।
तो ये सब जो सोच है, इन सब सोच को बदलने के लिए इस योजना को लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना, और जब उनको उच्च शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो जिससे कि उनका भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य उज्जवल होगा। तो आपको समझ में आया, याद हुआ? तो इस योजना में क्या क्या किया जाएगा मैं देखते हैं। तो इस योजना के तहत जो बच्ची होगी उसके जन्म से लेकर के स्नातक की पढ़ाई तक, अर्थात जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल 6 चरणों में उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अर्थात अगर बेटी का जन्म होता है तो उस बेटी के जन्म के समय क्या किया जाएगा, जन्म से लेकर के बेटी के ग्रेजुएशन होने तक कुल 6 चरणों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे उस लड़की को। तो 6 चरणों में कैसे दिया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए जो राज्य बजट 2021-22 था उसमें मुख्यमंत्री द्वारा कुल 1200 करोड़ रुपये आवंटन किए गए। किस लिए? कन्याओं के भविष्य और उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए। तो अब देखते हैं कि कुल 6 श्रेणियों में कैसे उनको पैसे दिए जाएंगे। तो जो 6 श्रेणियाँ हैं निम्नवत लागू होंगे। पहले क्या होगा, जब बेटी का जन्म होगा तो उसके जन्म के समय उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अर्थात जब जन्म होगा तो उसकी माता को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि उस लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2019 से पहले ना हुआ हो, अर्थात 1 अप्रैल 2019 के पश्चात होना चाहिए। 1 अप्रैल 2019 के बाद उसका जन्म होना चाहिए, तब उसको 2,000 रुपये मिलेगा पहली श्रेणी में। दूसरा का क्या होगा, दूसरा होगा कि जब बालिकाओं को, यानी जो बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। लेकिन इसमें क्या है, उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो। अर्थात अगर लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2018 के बाद हुआ है और 1 वर्ष के भीतर उसको संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है तो उसको 1,000 रुपये मिलेगा। अर्थात जन्म के समय 2,000 रुपये और 1 साल के अंदर जब संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा तब 1,000 रुपये और मिलेगा, अर्थात 3,000 रुपये हो गए। तृतीय चरण क्या होगा, जब उसका पहली कक्षा में एडमिशन होगा, अर्थात जब प्रथम कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये और दिए जाएंगे। अर्थात पहला क्या था, पहला था जब जन्म हुआ तब 2,000 रुपये। दूसरा क्या था, जब जन्म के बाद 1 साल के अंदर संपूर्ण टीकाकरण हो गया तो 1,000 रुपये। तृतीय क्या है, तीसरा श्रेणी क्या है, जब उसका पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये उसे और मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी क्या होगा, जब उसका 6ठी कक्षा में एडमिशन हो जाएगा तब उसको 2,000 रुपये और दिए जाएंगे, है ना। यानी कि पहले जन्म के समय 2,000 रुपये, संपूर्ण टीकाकरण पे 1,000 रुपये, पुनः जब पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये, और फिर जब 6ठी कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये दिए जाएंगे उसको। फिर पंचम श्रेणी में क्या है कि जब उस बच्ची का एडमिशन 9वीं कक्षा में होगा तो उसे 3,000 रुपये दिए जाएंगे। छठा क्या है, जब बच्ची का 10वीं या 12वीं में जब एडमिशन पास करने के बाद जब स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में या कम से कम 2 वर्षीय किसी डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर लड़की को 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 6 चरणों में 15,000 रुपये उस बच्ची को दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि इस योजना का लाभ मिलेगा किसको। तो इस योजना के लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह लाभार्थी जो है, अर्थात वह जो व्यक्ति है जिसकी बेटी है उसको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो एनुअल इनकम है, अर्थात जो उसकी वार्षिक आय है वह 3 लाख रुपये होना चाहिए, 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि उस परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चियां हो, अर्थात केवल 2 ही लड़कियों को मिलेगा, लेकिन परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, अर्थात 2 बच्चियां, मैक्सिमम 2 बच्चे को मिल सकता है और अधिकतम परिवार में केवल 2 बच्चे होने चाहिए, अर्थात 2 बच्चे हैं और उसमें 1 लड़का है और 1 लड़की है तो लड़की को मिलेगा। और अगर परिवार में केवल 2 बच्चियां हैं तो 2 बच्चियों को मिलेगा। अगर परिवार में 3 बच्चे हैं, अगर 3 बच्चियां हैं तो 3 बच्चियों को नहीं मिलेगा, केवल 2 ही बच्चियों को मिलेगा इसका लाभ। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब कंडीशन ये है कि माने देखते हैं कभी कभी किसी को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं
तो बात यह है कि अगर जुड़वा बच्चे होंगे तब क्या होगा। तो इसका भी उपाय दिया गया है कि यदि जुड़वा बच्चे होते हैं अगर, ठीक है, और तीसरी संतान लड़की होती है तो उसको इसका लाभ दिया जाएगा। क्योंकि पहले माने पहले एक बच्चा हो गया, फिर बाद में जुड़वा 2 बच्चे एक साथ हो गए, तो जो तीसरी संतान है अगर लड़की है तो उसको लाभ मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर देखिए कभी कुछ लोग गोद भी ले लेते हैं, जैसे माने किसी ने किसी अनाथ बच्चे को, अनाथ लड़की को गोद लिया, ठीक है, और गोद लेने के बाद फिर उसका अपना भी बच्चा एक जन्म ले लिया, तो भी परिवार के उस अनाथ बालिका को जोड़ते हुए केवल 2 ही बच्चों का फायदा उसको मिलेगा। तो आपको समझ में आया क्या था। ये था आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो कि महिलाओं की उच्च शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सरकार के द्वारा 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की धनराशि उस बच्ची को दिया जाएगा। 6 चरण में पहले कब दिया जाएगा, पहली बार दिया जाएगा जब बच्ची का जन्म होगा, तब कितना दिया जाएगा, 2,000 रुपये दिया जाएगा। फिर जब बच्ची का 1 साल के अंदर संपूर्ण टीकाकरण होगा तो 1,000 रुपये दिया जाएगा। जब बच्ची का पहली कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये दिया जाएगा। फिर बच्ची का जब छठी कक्षा में एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये फिर दिया जाएगा। जब बच्ची का 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा तो फिर 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और जब बच्ची 10वीं या 12वीं पास करने के बाद या तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है या फिर किसी 2 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन लेती है तो उसको 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसकी जो वार्षिक आय है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चे को मिल सकता है। अगर जुड़वा बच्चे हैं तब तीसरी बेटी को मिल सकता है लाभ इसका। और यदि अनाथ बालिका को गोद लिया हुआ हो तो फिर उसके बाद भी क्या होगा, केवल 2 ही बच्चे को, अनाथ बच्चे को जोड़ते हुए केवल 2 ही लड़कियों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये चूँकि एक लड़की से संबंधित योजना है, बच्ची से संबंधित योजना है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा या फिर इसका PDF जा करके हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना क्या है। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना प्रारंभ क्यों किया गया, पहले इसके बारे में देखते हैं। अब इसका जैसा कि नाम इसमें दिया गया है, क्या दिया है, सुपोषण, अर्थात उसको ऐसा पोषण दिया जाए जिससे कि वो हष्ट पुष्ट हो सके, एक बेहतर, जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें उसको मिले। तो फिर ये किसके लिए लाया गया होगा, यानी कि जिसको पोषण पूरी तरह से नहीं मिल पाता होगा, ये उसी के लिए लाया गया होगा। यानी कि ये योजना किस लिए लाया गया है, समाज के वे बच्चे जो कि कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, राइट, जो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं उनके लिए ये सुपोषण घर योजना लाई गई है। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले इस योजना को प्रारंभ कब किया गया। तो इस योजना को प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 नवंबर 2018 को किया गया, जो कि प्रदेश के कुल 10 जिलों के 28 ब्लॉक के जो मुख्यालय है वहाँ पे इस योजना के तहत एक घर स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री सुपोषण घर। अर्थात इस सुपोषण घर योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनके लिए प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉक में एक घर स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ नाम क्या होगा, मुख्यमंत्री सुपोषण घर। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की बात की गई है, यह किस योजना के तहत की जाएगी। तो कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के तहत की जाएगी। तो बात करते हैं कि सरकार ऐसे 10 जिलों कौन कौन से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस 10 जिलों में स्थापित किया जा रहा है। तो 10 जिले कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, बहराइच। बहराइच में कुल 14, बलरामपुर, गोंडा और चित्रकूट में 2-2 घर बनाए जाएंगे। सिद्धार्थनगर में 3 और चंदौली, सोनभद्र तथा फतेहपुर, श्रावस्ती व सीतापुर में कुल 1-1 सुपोषण घर योजना क्या होगा, खोला जाएगा। फिर से देखिए क्या होगा, बहराइच में 14, बलरामपुर, गोंडा और चित्रकूट में 2-2, सिद्धार्थनगर में 3 और चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, श्रावस्ती व सीतापुर में 1-1 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। और इसके तहत क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है उसमें एक अलग कमरा बनाया जाएगा जिसमें कुल 6 बेड पड़े होंगे।
6 बेड का अर्थ क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पे यदि कभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी बेड वहाँ पे जा क्या होगा कि उनका इलाज अच्छे से कराया जा सके। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना क्या है कि जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब किया गया? 20 नवंबर 2018 को किया गया। कितने जिलों में किया गया है? 10 जिलों के 28 ब्लॉक में क्या किया गया है? एक मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण घर कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहले बहराइच में कुल 14, बलरामपुर, गोंडा और चित्रकूट में 2-2, सिद्धार्थनगर में 3, चंदौली, सोनभद्र और फतेहपुर, श्रावस्ती तथा सीतापुर में 1-1। ठीक है, जो सबसे पिछड़े 8 जिले थे उनके अलावा कहाँ कहाँ पे सीतापुर और गोंडा में भी इनको शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये था हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, इसको आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अब देखिए जो पहला क्या था? पहला था आपका मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। ये क्या है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इसके तहत क्या होने वाला है? इसकी वजह से क्या है कि कुपोषण की वजह से जब बच्चों की जो मौत हो रही है उनको उन मौतों से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखना, जो सुपोषण घर योजना है उसमें सुपोषण घर बनाया जाएगा, लेकिन जो सक्षम सुपोषण योजना है इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो कुपोषण की वजह से जो बच्चों की मौत हो रही है उन आंकड़ों को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है। क्लियर? तब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण की वजह से क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कुपोषण की वजह से प्रत्येक वर्ष 3 लाख से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है और इसी आंकड़ों को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बजट 21-22 में इस योजना की घोषणा की गई थी। क्लियर? योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो जो कुपोषित बच्चे हैं और एनीमिया ग्रस्त जो बच्चियां हैं सॉरी, उनको अधिक पोषण प्रदान किया जाएगा जिससे कि वो कुपोषण के शिकार न हो। नेक्स्ट क्या है कि योजना को संचालित करने के लिए कितने रुपये का बजट पास किया गया है? तो कुल 100 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। प्रारंभिक बजट जो होगा 100 करोड़ रुपये होगा। क्लियर? और कैसे पहचान किया जाएगा कि कौन सा बच्चा कुपोषण है, कुपोषण का शिकार है? ठीक है, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से कुपोषित बालक और बालिकाओं को क्या किया जाएगा? सुपोषित आहार का वितरण किया जाएगा। अर्थात पहले तो आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद जब पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं उनको सुपोषित आहार क्या किया जाएगा? वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें कौन कौन से आएंगे बच्चे इसके बारे में बात करते हैं। तो आंगनबाड़ी में जो पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कुपोषित बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में जो पंजीकृत कुपोषित बच्चे हैं 6 माह से 5 वर्ष तक, उन बच्चों को तथा जो एनीमियाग्रस्त बच्चे हैं उनको तथा जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे जो है जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। क्लियर? समझ में आया? किसको दिया जाएगा ये फायदा? किसको मिलेगा? 6 माह से 5 वर्ष तक के वे बच्चे जो कि आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं तथा कुपोषित और एनीमिया के शिकार हैं तथा 11 से 14 वर्ष के वे बच्चे या तो वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो हमारा ये योजना कौन सा था? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अब हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना। अर्थात मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना क्या है? अब जैसा कि यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि लिखा है क्या? किसान सर्वहित बीमा। अर्थात देखने से तो हमें पता चल गया कि किसानों के हित से संबंधित ये योजना है। आज चूँकि बीमा की बात की गई है तो इस योजना में किसानों की बीमा से रिलेटेड बात की गई होगी। इतना तो समझ में आ गया। तो अब हमें याद क्या करना होगा कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है, इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है और बीमा यदि किया जाएगा तो कितने लाख तक का बीमा होगा, हमें अब इसके बारे में बात करना है। तो आइए देखते हैं कि यह जो योजना है जो राज्य सरकार के जो बीपीएल परिवार, ठीक है, तथा किसान तथा बीपीएल परिवार के लोगों का किसी भी प्रकार का यदि दुर्घटना होता है तो 2.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा। यानी इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये।
किसको मिलेगा? किसानों को और बीपीएल जो परिवार हैं राज्य के अंदर, उनको दुर्घटना होने पे 2.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा उनको मिलेगा। क्लियर? और यदि कहीं ऐसा हुआ कि दुर्घटना हुआ और दुर्घटना के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। अर्थात यदि दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई या फिर अस्थायी विकलांगता हो गया, जैसे कि पैर कट गया, चल नहीं पा रहे, हाथ कट गया, यानी कि अस्थायी रूप से क्या हो गए? विकलांग हो गए, जिससे कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उनको बीमा कंपनी द्वारा 5 लाख रुपये का बीमा उनको प्रदान किया जाएगा। अब बात आती है कि इस योजना से लाभ किसको मिलने वाला है? तो इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, पहली चीज़ कि उनको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उनका जो एज है वो 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। योजना का लाभ किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश का निवासी। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यदि कोई योजना लाई जाएंगी तो केवल उसके लिए लाई जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। ठीक है। नेक्स्ट, उनका एज क्या होना चाहिए? 18 से 70 वर्ष के मध्य उनका एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना है यहाँ पे? उनकी जो एनुअल इनकम है, अर्थात जो परिवार की वार्षिक आय है, वो 75,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये तक होनी चाहिए, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस तरह से आज हमने कुल 5 योजना देखा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना। तो हमने 5 योजनाओं को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो आप इसको देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताइए जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सकें और इस बार लेखपाल में सिलेक्ट हो सके। क्योंकि लेखपाल को पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे ही 5-6 साल पर निकालती। 15 में आया था, अब सीधे 22 में आया, 7 साल बाद तो खुद ही निकालिए फॉर्म इसका। तो यदि इस बार अगर चूक गए आप तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर पता नहीं कब तक वैकेंसी आएगी, कोई इसका भरोसा नहीं है। तो कोशिश करना है कि इसी बार आपको पूरी तरह से आप इसमें क्या होना, वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेना है और अपने ग्राम का और अपने क्षेत्र का और अपने घर का नाम रोशन करना है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होगी जो न समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि लक्ष्य द गोल बाय गौरव सर है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।